ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने एमईसी का एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, और फिर अपन मैग्नेटिज्म चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसको अपन को आगे कंटिन्यू करना था आज। तो आज अपन उसको बोले बोर्ड पे चीजें कुछ समझेंगे, उसके बाद फिर अपन एनसीईआरटी के अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो अगर कुछ आपको डाउट हो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो आपको कुछ, तो वो पूछ सकते हो। एमएससी का कुछ डाउट बच रहा हो अगर आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग निकुंज। बताइए एमएससी का कोई डाउट बच रहा है क्या? अच्छा, और अपन ने डिस्कशन की बात जो करी है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। हम लोग वेडनेसडे को डिस्कस करने वाले हैं एमईसी की क्वेश्चन बैंक प्लस एससीवी का चैप्टर 34, है ना, वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे अपना डिस्कशन क्या रहने वाला है? एससीवी चैप्टर 34 और एमईसी की क्वेश्चन बैंक। अब मुझे नहीं लगता कि चैप्टर 34 पूरा करने के बाद ज्यादा टाइम बचेगा, तो एमईसी की क्वेश्चन बैंक पूरी तो नहीं हो पाएगी। तो आप जितने क्वेश्चन अपन कर पाए क्लास में देख लेंगे, मिनिमम 20 क्वेश्चन का अपन टारगेट रखते हैं, देखेंगे कितना हो पाएगा। ठीक है, चलो तो ये अपन डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। उसके बाद फिर है ना अपन को एमईसी की क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना है, फिर 1 2 3 4 करना है, और कुछ बच्चे बता रहे हैं कैपेसिटर की 1 2 3 4 भी अपनी थोड़ी सी पेंडिंग है। तो वेडनेसडे के बाद है ना एक दिन और ले लेते हैं अपन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को अपन डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट एमईसी की क्वेश्चन बैंक फ्राइडे। ठीक है, एमईसी क्यूबी कंप्लीट। ठीक है, तो फ्राइडे को हम एमईसी की क्वेश्चन बैंक पूरी करने वाले हैं, तो फ्राइडे को तो कोई आपको दिक्कत नहीं। फ्राइडे आपकी मॉर्निंग में जो क्लास रहेगी दोपहर का टाइम में रखेंगे अपन, तो दोपहर में जैसे 2 बजे या 1 बजे ऐसा कुछ रख लेंगे। ठीक है, ये क्लियर? फ्राइडे तक हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? एमएससी की क्वेश्चन बैंक पूरी कर सकते हो ना फ्राइडे तक? यस, ओके। अच्छा, इसी दिन अपन देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा, मुझे लगता है बच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मुझे नहीं लगता शायद ज्यादा डाउट होंगे। अगर टाइम बचा तो एससीवी सॉरी 1 2 3 4 में जो कैपेसिटर के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन देख लेंगे कि अगर कैपेसिटी क्वेश्चन बैंक कैपेसिटर की 1 2 3 4 डिस्कस हो पाएगी तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर सैटरडे तो है ही अपने पास, है ना। तो सैटरडे को अपना फिर बचा हुआ 1 2 3, सैटरडे को 1 2 3 4। चलो, तो ये अपन ने ऑर्डर रखा है। आपका संडे टेस्ट भी है शायद अब, तो देख लीजिए आप अगर सैटरडे कंफर्टेबल है कि नहीं। नहीं हो कंफर्टेबल कोई दिक्कत नहीं, फिर अपन है ना उसको आगे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे फ्राइडे तक बता दीजिएगा आप। एमईसी की क्वेश्चन बैंक तो जरूर करेंगे अपन फ्राइडे को डिस्कस। उसके बाद आप बता दीजिएगा अगर आप कर पा रहे हो सैटरडे तक तो ठीक है, अदरवाइज फिर मंडे ट्यूसडे कुछ कर लेंगे अपन, है ना। सैटरडे की जगह संडे को टेस्ट के बाद कर ले तो संडे आपके टेस्ट के बाद मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आप लोग कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट इनफैक्ट टेस्ट ही देके मतलब बच्चे थक जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो टेस्ट के बाद करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि संडे है एक दिन थोड़ा सा आप भी फ्री रहो, है ना। अच्छा, एक ही टेस्ट है, चलो देखते फिर। संडे का अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि संडे मतलब थोड़ा सा घर पे भी टाइम देना पड़ता है। तो देख, अभी तो वैसे सभी टाइम घर पे दे रहे, पर घर वालों को इच्छा होती है ना संडे को यहाँ जाना वहां जाना, प्लान बना के रख लेते। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो पक्का अपन क्लास करेंगे, ठीक है, पर संडे की कोई गारंटी नहीं है ना। चलो, ठीक। ओके, तो संडे को मतलब अपन देख लेंगे अगर सैटरडे तक क्या होता है, तो फिर मंडे ट्यूसडे कर लेंगे, है ना। हम्म, हाँ वही, ऐसे ही चलता है यार। ठीक है, चलो अब अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपना डिस्कशन क्या करने वाले हैं इसकी बात हो गई अपनी। अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, तो मैग्नेटिज्म में हमने बार मैग्नेट के बारे में चीजें पढ़ी है। व्हाट सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म में अपन ने क्या क्या पढ़ा है एक बार शॉर्ट में समझते हैं अपन। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? सो मैग्नेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की स्टडी इस मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने बेसिक चीजें पढ़ी है कि वाई मैग्नेटिज्म का वर्ड कहाँ से आया, हमें सबसे पहले कहाँ पता चला कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है,
उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि एंशिएंट टाइम में इसकी काफी प्रॉपर्टी हमें पता थी, जैसे कि एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करा जाता है। फिर मैग्नेट को अगर कट करा जाए तो कभी भी मैग्नेट के पोल सेपरेट नहीं होते हैं, मैग्नेट को कट करे तो हमेशा दो पोल वापस से बन जाते हैं, उसके अंदर नॉर्थ साउथ दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, है ना। फिर करंट कैरिंग सोलेनोइड की फील्ड और मैग्नेट की फील्ड पार एक्सियल पोजीशन पर एक जैसी होती है। ऐसा अपन ने पॉइंट पढ़ा था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x क्यूब, दोनों की एक जैसी फील्ड होती है। फिर अपन ने इक्विवेलेंसी देखी थी कि कैसे हम मैग्नेटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करके हम मैग्नेटिज्म में फील्ड वगैरह डिराइव कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। चलो, तो विल स्टार्ट विद बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, व्हाट इज अ बार मैग्नेट? अगर एक रॉड जैसी शेप में हमने एक मैग्नेट क्रिएट कर दी जिसके एंड्स पे उसके पोल है, तो उसे कहा जाता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट शेप इन फॉर्म ऑफ अ रॉड। एक रॉड जैसी शेप की मैग्नेट बनाएंगे उसे बोलेंगे बार मैग्नेट। हर मैग्नेट में उसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें ऐसा लगता है कि वहां कॉन्सेंट्रेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर अपन ड्रॉ करें तो ऐसा लगता है कि जैसे एंड्स पे, एंड पर कोई पॉइंट है जहां से फील्ड लाइन बाहर इमिट हो रही है और एंड पर कोई पॉइंट है जहां फील्ड लाइन बाहर से आके खत्म हो रही है ना, वहां पर फिनिश हो रही है। तो मैग्नेट की जब फील्ड लाइन अपन देखते हैं तो उसके एंड्स पे से पॉइंट दिखते हैं हमको जहां से ऐसा फील होता है कि फील्ड लाइन या तो इमिट हो रही है या वहां पर टर्मिनेट हो रही है। इन पॉइंट को किया जाता है पोल, इन पॉइंट को किया जाता है पोल। तो व्हाट आर पोल्स? पोल्स आर एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अभी अपन ने जो बात करी उस हिसाब से तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो मैग्नेट के एंड्स पे पॉइंट्स होते हैं जहां पर फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेटेड लगती है हमको। नाउ इनका नॉमेनक्लेचर कैसे आया, नॉर्थ और साउथ? तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करो तो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा अलाइन होती है। तो जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ रहता है उसे बोल दिया जाता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ सीकिंग पोल दूसरे वाले को साउथ पोल। इस तरह से नॉमेनक्लेचर आया था पोल्स का, ठीक है। उसके बाद हर पोल की अमाउंट कितना है, वो कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन करा था, पोल स्ट्रेंथ। उसको मेजर करने के लिए हमने टर्म डिफाइन करा था पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को एनसीईआरटी ने मैग्नेटिक चार्ज भी कहा है, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। एनसीईआरटी उसे क्यूएम से रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज जैसा मानते हैं, साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज जैसा मानते हैं। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस क्यूएम लिख सकते हैं, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को माइनस क्यूएम लिख सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से क्यूएम से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन कई किताबों में ऐसे है ना स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करा गया है। तो कई बुक्स में आपको स्मॉल एम भी मिलेगा। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस स्मॉल एम। तो पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम, ठीक है, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम। अब इसका यूनिट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा? तो पोल स्ट्रेंथ यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट डिराइव होता है। पोल स्ट्रेंथ इज लाइक चार्ज, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की डिस्टेंस, वो अपन ने डिफाइन करा था इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसी चीज मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जैसी चीज मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता था चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस। वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट हम डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम बोलते हैं चार्ज जो भी है पोल का क्यूएम, या उसको स्मॉल एम भी लिख सकता हूं मैं, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एल। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, इसमें एल को आप वेक्टर ले सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो सॉरी साउथ टू नॉर्थ, उल्टा बोल दिया मैंने, साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से हमने मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करा था। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है, मेरे पास एक डाउट आया है, सर मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल चार्ज। हाँ, मोनोपोल अकेले चार्ज जैसा एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम एनालॉजी अपन ने पढ़ी थी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसी एनालॉजी होती है, तो अपन को पढ़ना तो है, ठीक है। मोनोपोल को हम पोल स्ट्रेंथ जैसा कुछ उसको असाइन करके उससे चीजें समझ सकते हैं। वो एग्जिस्ट नहीं करते अकेले अकेले, लेकिन हमको समझना तो है। चलो,
साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी यूनिट हमें पता है, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट हमने करंट लूप के लिए भी डिफाइन करा था। याद करो, अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन हो जाता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया। यहाँ पे एरिया को वेक्टर ले लेते हैं अपन, और एम भी वेक्टर होता है। वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड हो जाती है ना, ये डायरेक्शन होती है ए वेक्टर की। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हमें नंबर ऑफ टर्न का तो कोई यूनिट नहीं होता है SI में, ये करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट अगर एम्पियर मीटर स्क्वायर है Q इंटू एल का, सो QM या पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, इस पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, इसका सिंपली एम्पियर मीटर हो जाएगा, है ना, इसका सिंपली एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ का आपको यूनिट याद रखना है, इट इज एम्पियर मीटर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो, तो अपन ने करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये भी यहाँ पे समझ लिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता करें वो देखेंगे अपन आगे। और एक चीज और यहाँ पे अपन को समझना है, जो एल वेक्टर है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। पोल एग्जैक्टली मैग्नेट के कॉर्नर पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर, स्लाइटली इनसाइड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊं, तो मैग्नेट के कॉर्नर से कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है पूरी, दैट इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। इस डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, LG बोल दिया, ज्योमेट्रिकल लेंथ। एंड पोल स्लाइटली अंदर है, तो पोल से पोल की डिस्टेंस उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। and this magnetic length is different from the geometrical length. Magnetic length कई मैग्नेट्स में अपन को एक्सपेरिमेंटली पता चला है, it is 0.84 of geometrical length, it is 0.84 of geometrical length। किसी बार मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ जो बाहर से दिखती है, उसका 0.84 टाइम इज द मैग्नेटिक लेंथ। सो आपको मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करने के लिए जो लेंथ यूज करना होती है, दिस इज मैग्नेटिक लेंथ। ये नई चीजें देखो एनसीईआरटी में नहीं थी, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। चलो, क्या ये चीज क्लियर है? सबको अच्छी समझ में आ गई? ओके। अच्छा, एक डाउट आया मेरे पास, पोल्स क्रॉस सेक्शन एरिया के सेंटर पर होते हैं क्या? नहीं अंशुल, इट इज नॉट नेसेसरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि पोल क्रॉस सेक्शन एरिया के एकदम सेंटर पे होते हैं क्या? आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि पोल एकदम सेंटर पे रहे। हाँ, अगर बार मैग्नेट अच्छे से बनाई है आपने तो एग्जैक्ट सेंटर पे होंगे, बट ऐसा हो भी सकता है कि मैग्नेट, देखो जो पोल को जोड़ने वाली लाइन होती है ना, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो इट माइट बी द केस, ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक एक्सिस और लेंथ की जो डायरेक्शन है, या बार मैग्नेट का जो एक्सिस है वो सेम ना हो। बार मैग्नेट का एक्सिस इज लाइक दिस और मैग्नेटिक एक्सिस अलग हो, तो पोल्स को जोड़ने वाली लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर आपने गलत तरह से बनाया है, बार मैग्नेट सही नहीं बनाया है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अंशु। चलो, तो लेकिन हम ये मानेंगे नहीं, हमें पता नहीं रहेगा, हम कुछ देखकर बता नहीं सकते कि ऐसा होगा। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा तो हम तो यही मान के चलेंगे कि ये दोनों एक्सिस सेम है। ठीक है, जो जब तक हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम तो मान के चलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस सेम है। ठीक है, इन्हें हम अलग नहीं मानेंगे, पर अलग हो सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब मैग्नेट जरूरी नहीं कि हमेशा बार मैग्नेट के शेप में हो। हम अभी बार मैग्नेट पढ़ रहे थे तो उससे रिलेटेड सारी चीजें देखी अपन ने, पर मैग्नेट का शेप कुछ और भी हो सकता है। जैसे हमें हॉर्स शू मैग्नेट कई बार क्वेश्चंस में हमें मिलते हैं, या इसको अपन ने कई कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, है ना, हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरह के शेप का मैग्नेट। तो हॉर्स शू के भी मैग्नेट क्रिएट होते हैं, उनमें पोल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, यहाँ पर पोल होते हैं उनके अंदर।
तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन होगा? तो इनकी जो पोल्स के बीच की डिस्टेंस है इफेक्टिव, वो वाली लेंथ मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी। फिर वही पोल्स का इनको मैग्नेटिक लेंथ कर दो, ठीक है। पर इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो नॉर्थ से साउथ इस तरह से जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा बस, है ना, बाकी हॉर्सशू मैग्नेट। हाँ, टॉम एंड जेरी में बहुत दिखाते हैं ये, बिल्कुल सही, ठीक है। इसे कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। अब एक बार मैग्नेट को भी अगर आप कर्व कर दो, एक बार मैग्नेट सीधी है उसको कर्व कर दो तो मैग्नेटिक मोमेंट बदलेगा। सिंपल सी बात है, नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा। अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, उसकी लेंथ थी L, मैग्नेटिक लेंथ थी L, इसको मैंने ना कर्व कर दिया और मान लीजिए सेमी सर्कल बना दिया। सपोज मैंने सेमी सर्कल बना दिया लाइक दिस, इसको मैंने कर्व करके सेमी सर्कल बना दिया। तो जब ऐसा सेमी सर्कल बना दूंगा तो ये डिस्टेंस बदल जाएगी। अब वो लेंथ इज बिकमिंग सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर हो गया वो। तो दिस शुड बी पाई आर, तो आर हो जाएगा L बाय पाई, तो दिस डिस्टेंस भी 2L बाय पाई, ठीक है। तो 2 बाय पाई टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2 बाय पाई टाइम मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। लेंथ नहीं आ गई इनके बीच में। ये लेंथ मैंने कैसे निकाली है तो शायद आ रहा होगा आपको। मैंने रेडियस निकाल ली, इस लेंथ को मैंने बोल दिया L की, तो L इक्वल टू पाई आर, तो R हो गया L बाय पाई, ये 2R होगा तो 2L बाय पाई। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जाना चाहिए, बिकॉज नई पोल के बीच की डिस्टेंस इतनी हो गई। ये समझ में आ रहा है? एक बार मैग्नेट को बेंड कर दो तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा। चलो ओके, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास बिगिनर बॉक्स में। अच्छा, मैग्नेट को साथ में ज्वाइन कर दो तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टरली ऐड कर लेना। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेट्स है, आपने उन दोनों मैग्नेट को साइड बाय साइड रख दिया, साइड बाय साइड रख दिया और ऐसे रखा कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। एक का मैग्नेटिक मोमेंट m1, एक का m2, तो यहाँ पे m इफेक्टिव जो क्रिएट हो जाएगा सिंपली m1 प्लस m2 होगा, वेक्टर एडिशन से, वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो। और अगर अपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते आप मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टरली। आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेट रखे जाए तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। यहाँ पर m इफेक्टिव हो जाएगा m1 माइनस m2, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो उसकी डायरेक्शन डोमिनेट कर जाएगी, ठीक है। इनको एंगल पे रखा, ऐसे कुछ रख दिया है दो मैग्नेट्स को, ये नॉर्थ साउथ m1 और m2, मान लो थीटा एंगल पे। तो अब m इफेक्टिव ऑफ वेक्टर लॉ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हो। तो इट शुड बी रूट ओवर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 m2 cos थीटा, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स को साथ में रखकर आपको इफेक्टिव नया मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अपने बिगिनर बॉक्स में, ठीक है। मेरे पास एक डाउट आया है, पोल अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या एक ही मैग्नेट की हॉर्सशू मैग्नेट में? हाँ, अट्रैक्ट करते हैं ना, पोल्स के बीच में तो फोर्स होता है, पर ये रिजिड है ना तो ऐसे पास में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, तो हमने ये समझा यहाँ पर कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका अपन वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। फिर मेरे पास एक डाउट आया, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ? ये अपन ने बात करी थी ना शुरुआत में, डिफरेंस क्या है? भाई मैग्नेटिक लेंथ का मतलब पोल्स के बीच की डिस्टेंस, और ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब कि पूरी ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस दिख रही है। जैसे ये पेन, पेन की ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब एग्जैक्ट इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन पोल थोड़े से अंदर होते हैं तो पोल्स के बीच की डिस्टेंस अलग होती है ना, पोल्स आर स्लाइटली इनसाइड, ठीक। चलो, अब अगर मैग्नेट को कट करा जाए, मैग्नेट को कट करा जाए, जैसे सपोज ये एक मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ साउथ पोल थे, इसको मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया, तो आपको दो मैग्नेट मिलते हैं, ये तो आप जानते ही हो, जिनमें नॉर्थ और साउथ वापस से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये साउथ के पास है नॉर्थ क्रिएट हो जाता है, इधर नॉर्थ के पास साउथ क्रिएट हो जाता है। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट जब अपन इस तरह से कट करेंगे हाफ हो जाएगा, ये लेंथ हाफ होने की वजह से अब नया मैग्नेटिक मोमेंट हाफ मिलेगा, और पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है।
मान लीजिए यहाँ की पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की प्लस एम बोली, साउथ पोल की माइनस एम बोली, पोल की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज जो था उसको मैंने प्लस एम और माइनस एम बोला, तो वो सेम रहेगा। ये साउथ पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम आएगी, नॉर्थ पोल की सेम आएगी, जितना पोल स्ट्रेंथ है उतनी पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे माइनस साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब पोल स्ट्रेंथ सेम है लेकिन लेंथ आधी होने से मैग्नेटिक मोमेंट आधी हो जाएगी। अगर आपने लेंथ इसको L/2 कर दिया था, यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट पूरी बैंडगेट का m है अगर, तो यहाँ पर M/2 मिल जाएगा। अगर मैग्नेट की लेंथ कट करो तो लेंथ जितना रेशो में कट करा है उस रेशो के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। क्लियर? पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। इसके पहले केस जैसा वन अबव द अदर रख दे तो सेम मैग्नेट जैसा एक्ट करेगा, बिल्कुल सही। इन दोनों हाफ पोर्शन को दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, तो फिर से टोटल पोल स्ट्रेंथ वो वाली क्रिएट हो जाएगी, है ना। अब ये जो तुमने आइडिया सोचा, इससे तुम मुझे बताओ, जो आपने सोचा उससे मुझे बताओ, एक मैग्नेट है उसको मैंने ऐसे कट कर दिया, उसके एक्सिस के अबाउट मैंने कट कर दिया, मैग्नेट को उसके एक्सिस के अलाउंग कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दो थिन मैग्नेट क्रिएट होगी, पहले का एरिया से अब उनको एरिया हाफ दिखेगा, अगर एग्जैक्टली बीच में से कट करा है मैंने, तो मुझे थिन मैग्नेट दिखेगी। इनके मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए हाफ, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए हाफ। रीजन भी बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ क्यों होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्यों होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट हाफ, क्योंकि इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करके जब इनको साइड बाय साइड ज्वाइन करा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट m बनना चाहिए ना। भाई इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उनका एडिशन ही तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा ना। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है तो इनका m/2 होना चाहिए, m/2 प्लस m/2 शुड बी m। बात समझ में आई क्या? हाँ बिल्कुल सही। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया, लेंथ तो सेम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक चार्ज आधा होना चाहिए। अब यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज आधा हो जाता है, यहाँ पे प्लस m और माइनस m था, तो यहाँ पर प्लस m/2 और माइनस m/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेट को हम ऐसा कट करें कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, तो इन दैट केस द पोल स्ट्रेंथ चेंजेस, पोल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन एरिया उसी के रेशो में कम हो जाएगी। ये बात क्लियर? पोल स्ट्रेंथ नाउ चेंजेस, ठीक है। चलो, तो ये मैग्नेट को कट करना अपन को पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैं अलग अलग रेशो में कट करता तो अकॉर्डिंग टू दैट रेशो ही पोल स्ट्रेंथ को चेंज कर देते। मान लो मैं इसको ऐसे कट करता कि 1/3 और 2/3 एरिया होता, 1/3 और 2/3 एरिया होता, तो 1/3 और 2/3 पोल स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाती है यहाँ, है ना। जरूरी नहीं कि एकदम सेंटर से कट करा जाए हमेशा क्वेश्चन में, तो अपन को अकॉर्डिंग टू दैट रेशो ऑफ द एरिया अपन पोल स्ट्रेंथ का रेशो ले लेना, ठीक। तो मैग्नेट को कट करने से क्या होता है अपन ने ये भी समझ लिया, है ना। तो बार मैग्नेट के बारे में काफी चीजें अपन ने यहाँ देख ली। यहाँ किसी को कुछ भी डाउट अभी तक यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, सब चीज नोट हो गई। आखिरी स्टेटमेंट फिर से बता दूं, मैंने आखिरी स्टेटमेंट ये बोला कि बार मैग्नेट को जब कट करो और एरिया चेंज हो रहा उसका उसका मैग्नेटिक लेंथ के अलोंग कट करा कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा हो, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशो आएगा उसी रेशो में पोल स्ट्रेंथ का रेशो ले लेना। मान लो हाफ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया तो हाफ ऑफ पोल स्ट्रेंथ, अगर 1/3 2/3 क्रॉस सेक्शन एरिया तो 1/3 और 2/3 पोल स्ट्रेंथ। इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड। सर एम की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ क्यू है, क्यू नहीं है, ये अपन ने डिफाइन करा है, हमने एम की डायरेक्शन दी है साउथ टू नॉर्थ। ये जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल में डिफाइन करा था कि फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अपन एम पी वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं, तो कुछ वैसे ही, ठीक है। चलो सर, अपन लेंथ मैग्नेटिक वाली कंसीडर करते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही, कभी भी हमको पोल कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट, तो अपन मैग्नेटिक लेंथ लेके चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चंस में हमेशा मेंशन नहीं होता मैग्नेटिक लेंथ, हम क्वेश्चन में है ना, कई बार हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ये कन्वर्जन करने की,
क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता, ज्योमेट्रिकल लेंथ दी ही नहीं रहती है, वो देते ही मैग्नेटिक लेंथ है, या मैग्नेटिक लेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये आपको बहुत कम जगह यूज होते दिखेगा, इसको हर जगह जबरदस्ती मत यूज करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में अननेसेसरी इसको यूज कर रहे हैं अपन, इसकी जरूरत हो तो यूज करना। ठीक, हाँ। चलो, तो बार मैग्नेट के बारे में ये सब चीजें पढ़ ली अपन ने। अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं अपन। तो ये सब हटा रहा हूं मैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, जो हमें एक चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो देता है, और चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स क्या लगता है वो पता चलता है। हमने यहाँ भी पढ़ा था, इंसाइटिंग में पढ़ा था कि लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। तो एक पोल की वजह से दूसरे पोल पे फोर्स लगता है, इसका मतलब एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरा कोई पोल ला के रखो तो वो फोर्स फील करता है। तो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, similar to electric charges which creates electric field. Magnetic poles create magnetic fields. Magnetic poles create magnetic field. अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही अपन ने यहाँ पे भी फॉर्मूला देखा, जिसको अपन कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था ना कि दो चार्जेस हो मेरे पास, प्लस दो चार्जेस हो Q1 एंड Q2, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच में फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इन मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय k Q1 Q2 by r²। तो इसी को अपन कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं M1 और M2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 by r²। दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, नोट करिए, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला था वैसे ही फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला सेम, तो जितने क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करे थे सबकी सब कॉपी पेस्ट हो सकते हैं यहाँ पर। जो जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के लिए क्वेश्चंस करे वैसे सारे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि अकेला पोल तो होता ही नहीं मैग्नेट में कभी भी, तो मैग्नेट में हमेशा डायपोल वाले क्वेश्चन ही बनेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल में जितने क्वेश्चन पढ़े अपन ने वो सब कॉपी पेस्ट यहाँ बन जाएगा, ठीक। आगे, अच्छा, यूजिंग दिस कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हम एक अकेले पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जो अपन ने पिछली क्लास में भी बात करी थी, उसको बस वापस से एक बार देख रहे हैं। तो सिंगल पोल की जो r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, याद करो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था म्यू नॉट बाय 4 पाई m by r², ये लिख सकते हैं। मेरे पास कोई अकेला पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, अकेला मैग्नेट का पोल है, होता तो है नहीं पर मान लो है, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका फॉर्मूला मेरे पास। यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब किसी बार मैग्नेट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जनरल पोजीशन पे वो लिख सकते हो, जनरल पोजीशन पे लिख सकते हैं। सहज पूछ रहा है पोल स्ट्रेंथ सब्सटेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है क्या? हाँ, ये पोल स्ट्रेंथ की बात अपनी करना रह गई कि पोल स्ट्रेंथ है ना, जो मैग्नेट को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर रखा है उसकी प्रॉपर्टी है। मैग्नेट को कितना अच्छे से आपने मैग्नेटाइज कर रखा है उसकी प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेट में हमने ये समझा था, याद करो, कि हर मैग्नेट के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो मैग्नेट को बना रहे, उन एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो इन सबका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टरली जुड़कर नेट मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रांग हो जाता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मैग्नेट का, वो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होना चाहिए ऑफकोर्स, और मटेरियल में कितना अच्छे से उनका अलाइनमेंट है, सारे एटम्स का, सारे मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट में मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रांग मिलेगा आपको, अदरवाइज वीक मिलेगा, ठीक है। सो पोल स्ट्रेंथ जो एक्चुअली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, पर जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। लेंथ अगर फिक्स करके हम मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाए तो पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन
द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और मटेरियल को कितना अच्छे से मैग्नेटाइज करा है ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होती है हमें पता है, तो अब इसका फॉर्मूला यूज करके अपन बार मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, लेकिन हम अब अच्छे से लिख लेंगे सब चीजें। तो सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। दोनों पोल्स की बीच की डिस्टेंस जो थी वो मैंने बता दिया आपको L, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे जाकर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। एक्सियल पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन। मैग्नेट के एंड्स इसी लाइन पर है ना, इसलिए इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एंड ऑन और या 10 पोजीशन। और इलेक्ट्रिक डायपोल में इसे एक्सेल पोजीशन बोलते थे, तो वो भी बोल सकते हो आप चाहो तो। एक्सेल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, 10 पोजीशन सब एक ही है, ठीक है। तो इन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या आता था? जनरल फॉर्मूला जानना चाह रहा हूँ मैं, जनरल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज तो याद करिए कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ पोल पास में है, उससे डिस्टेंस कम है, तो नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में होगी। नॉर्थ पोल इज लाइक पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल क्रिएट फील्ड अवे फ्रॉम इट। नॉर्थ पोल इज लाइक पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से अवे फ्रॉम, अवे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। साउथ पोल इज लाइक नेगेटिव चार्ज, वो उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन साउथ की फील्ड कम बनेगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो नेट फील्ड इधर आ जाएगी। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, एम वेक्टर की डायरेक्शन में, तो एम वेक्टर की डायरेक्शन में फील्ड लिख देंगे। और आप मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहे हो यार, मैं अप्रोक्सीमेट वाला नहीं चाह रहा, मैं एक्चुअल चाह रहा हूँ। मैं आर डिस्टेंस बहुत बड़ी है अभी मैंने नहीं बताया आपको, अप्रोक्सीमेट वाला आंसर नहीं चाह रहा मैं। डिराइव कर लेते ना, 2 मिनट लगेगा क्या है। नॉर्थ पोल की फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई, नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस नॉर्थ पोल से हो जाएगी 1 अपॉन r माइनस l बाय 2 का स्क्वायर। साउथ पोल की कितनी होगी? उसमें डिस्टेंस आ जाएगी r प्लस l बाय 2, उसका स्क्वायर कर देना है ना, उसको अरेंज कर लो। तो डिनोमिनेटर देखो, सॉल्व वॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई m, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी माइनस बी लगा दिया, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय होल स्क्वायर। पता नहीं कुछ क्या होता है। चलो, और न्यूमरेटर में आर आर प्लस एल बाय 2 होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस बी लगा देंगे तो आर इंटू एल बन जाएगा, 2RL बनेगा न्यूमरेटर में ना, 2RL। ठीक, फिर m इंटू एल को कैपिटल M बोल दो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा फॉर्मूला। कैपिटल M क्या है? स्मॉल m इंटू एल, मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इंटू एल है ना। स्मॉल m मैंने इनकी पोल स्ट्रेंथ को कह दिया, ठीक है। मैं स्मॉल m यूज करता हूँ पोल स्ट्रेंथ के लिए, एनसीईआरटी उसे QM बोलती है। एनसीईआरटी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्मॉल m यूज करती है, मैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कैपिटल M यूज कर रहा हूँ। तो कई किताबों में कैपिटल M ही होता है। चलो, तो अभी क्लियर, ये रिलेशन क्लियर। अब जनरल रिलेशन, अब इसमें जब L बहुत छोटा होगा तो आप अप्रोक्सीमेट तो कर ही सकते हो इससे, ठीक है। और डायरेक्शन के साथ लिख दो इसको, तो बी वेक्टर या एम वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगा। चलो, अब जब तक क्वेश्चन में पता नहीं हो ना कि आर बड़ा है एल से, ये डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मत लगा लेना, है ना। फिर दूसरी पोजीशन, इसको अपन इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, एम वेक्टर के ठीक अपोजिट आती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला याद है? उसका फॉर्मूला याद है क्या? यस, चलो, तो वो मैं नहीं लिख रहा, अब वो आप लिखना, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो नॉर्थ पोल की फील्ड ऐसे बनेगी, साउथ पोल की फील्ड ऐसे बनेगी, तो दोनों का वेक्टर एडिशन करके लिखना पड़ेगा आपको, दोनों का वेक्टर एडिशन करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो आप अब कर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। चलो,
सर अंशुल पूछ रहा है सर इसके और क्या नाम है? किसके और क्या नाम बेटा? किसके और क्या नाम पूछ रहे हो आप? अंशुल किसके नाम पूछना चाह रहे हो? एक्सेल के। एक्सेल पोजीशन का एंड ऑन पोजीशन और 10A पोजीशन था, और जो इक्विटोरियल पोजीशन है उसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन या 10B पोजीशन, इसको बोलते हैं 10B या ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन इसलिए मैग्नेट की ब्रॉड साइड, चौड़ी वाली साइड यहां से दिखती है, मैग्नेट की ब्रॉड साइड दिखती है, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन। चलो क्लियर? या उसको इक्वेटोरियल तो बोलते ही अपन, इक्वेटोरियल के साथ साथ दो नाम और पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। चलो तो ये अब यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड आप लिखना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना, अब वो कर लेना मेहनत। फिर ऐसे ही अब जनरल पोजीशन पे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना अपन ने जनरल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ जनरल पोजीशन के मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो। तो आप लिख लोगे क्या कि मैं लिख के बताऊं? कॉपी पेस्ट करना है, के बदले μ0/4 डाल देना है। चलो तो आप पे छोड़ दिया मैंने। फिर हमने हाँ लिख लेंगे, बच्चे बोल रहे हैं यस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कई बार पढ़ लिया है अब तो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक मैग्नेट को रखें तो उस पर टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है? m×b। पोटेंशियल एनर्जी होती है -m.b। उसका एंगल चेंज करो तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसको अगर स्मॉल एंगल से रख के छोड़ दो तो एसेशन करती है मैग्नेट, वो सब पढ़ चुके हैं अपन, है ना, तो वो अब मैं डबल से सब कुछ नहीं लिख रहा। एसएचएम का जो टाइम पीरियड आता है याद करो, 2π√I/mp आ रहा था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बहुत स्मॉल एंगल पे रखकर मैग्नेट को अगर मैंने रिलीज कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही छोटे से एंगल पे रखा मैग्नेट को, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो मैग्नेट एसएचएम करता है, और एसएचएम का टाइम पीरियड ये आता है। अब इस टाइम पीरियड का यूज करके हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटिटी हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट m कैन बी रिटन एज, m इधर लाओ तो 4π² I/bt², ठीक है। दिस m कैन बी कैलकुलेटेड। m पता करने का एक तरीका होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पता करने का तरीका होता है टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ये समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है? ओके ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट लिखिए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। देखो हम सब अर्थ के आसपास रहते हैं, हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं। अर्थ क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशंस, और उसका जो एंगल होता है विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ वो भी अलग अलग है। जैसे हमारे आसपास ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो इंडिया और जो अधिकतर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज है सब जगह है ना मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड है, मैक्सिमम जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अर्थ की, एंड दैट एंगल आल्सो चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो हॉरिजॉन्टल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग एंगल पे है, उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हर जगह कुछ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। पोल्स को छोड़कर, मैग्नेटिक पोल की जस्ट पास छोड़कर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली यूनिफॉर्म एट अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में हर जगह लगभग लगभग सेम जैसी मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, पर इंदौर से आप चले जाओ दिल्ली तो मामूली सा चेंज दिख सकता है आपको, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है। ये बात समझ में आई कि हम सब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रहते हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है, लेकिन उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंड दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग मच इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इनफैक्ट इन पूरे इंदौर में अपन को लगभग लगभग एक जैसा ही, लगभग क्या एक जैसा ही दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही दिखेगा। सो वी ऑल लिव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमारे आसपास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
हमारे आसपास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बाहर मैग्नेट को अपन ऐसे एसएचएम करा सकते हैं। अगर हमें अर्थ की फील्ड पता हो तो बाहर मैग्नेट को ऐसे एसएचएम करा सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का। क्या होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर? इट जस्ट अ ग्लास बॉक्स, एक कांच का बना हुआ बॉक्स है, एक कांच का बॉक्स होता है जिसमें यहाँ पर ऐसा टावर जैसा कुछ है जिससे आप एक थ्रेड लटका के रखते हो, और उस थ्रेड में एक हुक है ये, जिसपे जिस मैग्नेट को आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ना, उस मैग्नेट को आप फिक्स कर सकते हो। तो जिस मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए उस मैग्नेट को यहाँ पर फिक्स कर दिया, जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए उस मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। दिस बॉक्स कम्स विथ स्क्रूज सो दैट इसको आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हो, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रख सकते हो, स्क्रूज से उसको लेवल कर सकते हो। इस बॉक्स की फ्लोर पे एक लाइन बनी रहती है, एंड देयर इज आल्सो अ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास भी रखा होता है यहाँ पे, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास भी रखा होता है। मैग्नेटिक कंपास का क्या रोल है? तो आप चाहते हो कि ये जो बॉक्स है एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहे, तो इसके लिए छोटा सा मैग्नेटिक कंपास है, पहले इस बॉक्स को अच्छे से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लिया जाता है, देन आफ्टर मैग्नेट को वहां पे लटकाया जाता है। एक विंडो होती है जिससे अपन मैग्नेट को अंदर लटका सकते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट समझ में आया क्या? एक कांच का बॉक्स है हमारे पास जिसमें थ्रेड से मैग्नेट को हम हैंग कर सकते हैं। दिस ग्लास बॉक्स इज केप्ट इन नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन। इसको हमें ना नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन में अरेंज कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन में हम अरेंज कर लेते हैं। दिस इज नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो हम सब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं और नॉर्थ साउथ प्लेन में ही अर्थ की फील्ड होती है। तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए वो BH है। व्हाट इज दिस BH? दिस इज हॉरिजॉन्टल अर्थ फील्ड। BH इज हॉरिजॉन्टल component of earth magnetic field, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो BH है। सो नाउ दिस बार मैग्नेट इज अलाइंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसको अगर थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो तो SHM करेगी विथ दिस विथ टाइम पीरियड, तो विथ टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई रूट ओवर I अपॉन MB, वेयर B को मैं BH लिख सकता हूँ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है क्या? क्या ये समझ में आया? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में एक बार मैग्नेट डाल दी मैंने और बार मैग्नेट को थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट करके छोड़ दिया, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ा सा एंगल टिल्ट करके छोड़ दिया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ा सा एंगल टिल्ट करेंगे तो ये ऐसा कोई डायग्राम दिखेगा। अब उस पर टॉर्क लगेगा जो उसको वापस लाने की कोशिश करेगा और एसएचएम करेगी वो, तो एसएचएम करके ये टाइम पीरियड मिलेगा। टाइम पीरियड अपन मेजर कर सकते हैं, साथ में स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ, कांच का बॉक्स अंदर दिखेगा अच्छे से, ऐसे ऊपर से देखते रहो। तो मैग्नेट जब जब वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेगी एक ही डायरेक्शन में, बार बार मैग्नेट राइट टू लेफ्ट जब जा रही है या लेफ्ट टू राइट जब जा रही है, तब तब एक एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है। तो हर ऑसिलेशन करीब करीब 10-10 20-20 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लो, और जो टाइम आया उसको 10 या 20 जितने ऑसिलेशन का टाइम नोट करा उससे डिवाइड करो, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड आप मेजर कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, टाइम पीरियड आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। तो ये पता चल गया टाइम पीरियड। अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है, वो हमको पता चल जाता है, बुक्स में लिखा है, हमको मिल जाएगा वो, उसकी टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमको मिल गया। और अगर बार मैग्नेट का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट मिल सकता है अपन को। वी कैन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट बाय दिस रिलेशन I अपॉन क्या हो जाएगा T² इंटू BH। तो बार मैग्नेट का अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस के कारण एग्जैक्ट थोड़ी होगा, इसलिए तो वुडन बॉक्स, इसलिए तो ग्लास बॉक्स में डाला था कि एयर का ज्यादा कोई फोर्स नहीं आए, है ना। इसको अपन ने ग्लास बॉक्स में इसलिए रखा था कि एयर का जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, और एयर बहुत स्मॉल अमाउंट में रखेंगे अपन उसमें से, मतलब एयर का निग्लिजिबल होगा रेजिस्टेंस,
वो स्लो मूवमेंट करता है तो एयर रेजिस्टेंस जब बहुत हाई स्पीड होती है तब ज्यादा होता है, वो स्लो स्पीड पे एयर रेजिस्टेंस भी कम होता है। एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो जब ज्यादा स्पीड होगी तब ज्यादा डोमिनेट करता है वो, है ना। इसको बहुत ही स्मॉल एंगल से छोड़ेंगे तो एयर रेजिस्टेंस को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे तो एयर रेजिस्टेंस को सिंपल पेंडुलम जो जी मेजर करने के लिए यूज होता है उसमें भी निग्लेक्ट करा है, तो वहां भी करा है अपन ने। तो सरफेस एरिया भी कम होगा मैग्नेट का तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही, हाँ। चलो, तो हमने ये समझ लिया कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर काम कैसे करता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता चल जाता है अपन को, है ना। अब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर को क्या 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 चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे एक नॉन मैग्नेट है मेरे पास, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मुझे पता हो, उसको यूज करके किसी दूसरे मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं, है ना, जिसको अपन बोल देंगे कंपैरिजन करना। एक मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट में कंपैरिजन करना, ये भी कर सकते हैं यूजिंग दिस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। और वो करने के लिए आपको तो मैग्नेटिक फील्ड की भी जरूरत नहीं। देखो वो कैसे करेंगे, तो वो होती है हमारे पास सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड, ये बहुत काम की चीज है, इस पर कई क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब मेरे पास एक डाउट है गोपाल का, सर ये मेथड सिर्फ बार मैग्नेट के लिए है ना। हाँ हाँ बेटा, बार मैग्नेट के लिए ये पढ़ रहे हैं अपन अभी बस, ठीक है। सम एंड डिफरेंस मेथड, देखो मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे नोन है, दिस इज नोन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m1 है। दूसरी मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अननोन है वो मान लीजिए m2 है, वो मैं पता नहीं है, मान लीजिए वो m2 है, वो मुझे फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए मैंने क्या करा, इन दोनों मैग्नेट्स को पहले तो इस तरह से अलाइन कर दिया कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाए, और इनको बांध के अच्छे से ज्वाइन करके मैंने यहां रख दिया। तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट का सम इस विल बी m इफेक्टिव। इस तरह से मैग्नेट रखकर टाइम पीरियड निकाल लिया, मान लीजिए t1 आ गया, तो t1 टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू, देखो उस रिलेशन से 4 पाई स्क्वायर जो भी I इफेक्टिव था अपॉन t1 स्क्वायर इंटू बी एच। बोलो समझ में आ रहा है कि ये लेट टाइम पीरियड इज t1, ठीक है। हमने दोनों मैग्नेट को साथ में ज्वाइन कर दिया, इस तरह से ज्वाइन करा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाए, और फिर अपन ने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखा, और सपोज टाइम पीरियड t1 आ गया, तो t1 का एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे पास एक डाउट आया, सर वो कंपास का यूज नॉर्थ साउथ अलाइन करने में है क्या। हाँ ये मैंने बताया था ना, कंपास रखा होता है जिससे नॉर्थ साउथ में अलाइन कर सके, इससे ये नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन में अलाइन हो जाए, इसलिए कंपास लगाया, ठीक है। गगनदीप बोल रहा है सर वो m1 का होगा, क्या m1 का होगा, नहीं बेटा, ये दोनों को ज्वाइन करा अपन ने, दोनों एक साथ ज्वाइंट है, और दोनों को एक साथ रखा है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में। तो दोनों को जब एक साथ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखते हैं तो m इफेक्टिव m1 प्लस m2 होता है, और इस समय मान लो कि टाइम पीरियड t1 आ गया, तो t1 इक्वल टू ये होना चाहिए, t1 शुड बी, अच्छा ये m1 प्लस m2 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया, m1 प्लस m2 इक्वल टू ये होना चाहिए, m1 plus m2 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I इफेक्टिव अपॉन t1 स्क्वायर प्लस bh, है ना, t1 स्क्वायर इनटू bh। ये सही है क्या अब इक्वेशन, हाँ ठीक है। अब अब डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझो, जो ऊपर वाला मैग्नेट था ना उसको ठीक उल्टा रख दो, ऊपर वाला मैग्नेट को ठीक उल्टा रख दो, ऊपर वाले मैग्नेट को ठीक उल्टा रख दिया, तो नाउ m इफेक्टिव वो m1 माइनस m2 हो जाएगा, मान लो m1 बड़ा था, m1 माइनस m2 हो गया। अब जो टाइम पीरियड है वो लेट से t2 आ रहा है, लेट न्यू टाइम पीरियड इज t2, तो अब m1 माइनस m2 t2 से निकाल सकते हैं अपन, दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर I इफेक्टिव अपॉन t2 स्क्वायर इनटू bh, ठीक है। डिवाइड दिस टू इक्वेशन, इन्हें डिवाइड कर दीजिए, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2, अब ध्यान से देखो ये हो रहा है t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर,
देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा नहीं। इस मैग्नेट को जस्ट घुमा के रखने से, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे घुमाने से, उसके घूमने के एक्सिस के और को घुमा देने से चेंज नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। वो दोनों केस में सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। बी भी सेम, क्योंकि एक ही लोकेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी कैंसिल हो गया। तो ये रिलेशन बन गया। नाउ अगर आपको M1 पता है तो M2 आसानी से आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सम एंड डिफरेंस मेथड, इसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। चलो, क्या है समझ में आ रहा है सम एंड डिफरेंस मेथड? देखिए अच्छे से, सम एंड डिफरेंस मेथड क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। तो सम एंड डिफरेंस मेथड पढ़ी अपन ने टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के जितनी जरूरी चीज थी वो सब अपन ने देख ली है। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के बाद नेक्स्ट चीज देखिए, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट चीज समझते हैं अपन, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ठीक है, मेरे पास एक डाउट आया है, M2 के साथ डायरेक्ट यही कर सकते हैं ना? M2 के साथ डायरेक्ट यही कर सकते हैं ना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? M2 के साथ डायरेक्ट यही कर सकते हो ना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ब्राउद्दीन, M2 के साथ डायरेक्ट यही कर सकते हैं ना, ये क्या बोल रहे हो आप? बिना कंपेयर करे? बिना कंपेयर करे नहीं, एक्चुअली क्या होता है देखो, कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाते, आपको दिक्कत आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, तो फिर क्या करें? मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा शेप है मैग्नेट का जो इरेगुलर है, तो फिर आपको ये नहीं पता कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख पाओगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवॉइड हो जाता है इस मेथड में, ये खासियत है, ये अच्छी बात है, समझे? हाँ, तो जरूरी नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बार आप निकाल पाए, तो फिर ये मेथड इसलिए काम किया अपने। ठीक है, चलो अब सम एंड डिफरेंस मेथड अपन ने समझी, ये हटा रहा हूं मैं। इसके बाद एक चीज हमको और समझना है, दैट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट से भी यूज करते हैं और टेंजेंट लॉ के कॉन्सेप्ट से भी यूज करते हैं। पहले मैं न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, फिर टेंजेंट लॉ बता के उसके कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा। ठीक है, दो दो तरीके से डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर को यूज करा जाता है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को यूज करा जाता है। बहुत ही इजी चीज है, नाम सुन के टफ लगती चीजें यहाँ पर बहुत इजी चीज है। अगर कॉन्सेप्ट देखे तो आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगेंगे चीजों के। व्हाट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर? तो कुछ नहीं है, नाम बड़ा है और एक बस लकड़ी की स्केल है, एक वुडन स्केल होती है जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इस वुडन स्केल के बीच में यहाँ जीरो होता है, वहां पे मैग्नेट अच्छे से रखो तो थोड़ा सा ऐसा स्पेस बना देते ताकि आपको जगह मिल जाए, बीच में ऐसी सर्कुलर प्लेट बना सकते हो ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए, है ना। यहाँ जीरो मेंशन होता है और जीरो के अलावा यहाँ पे स्केल पे दोनों तरफ नंबर डिस्टेंसेस मेंशन होती है, दोनों तरफ डिस्टेंसेस मेंशन्ड है। तो बस इस चीज को बोलते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। कितनी आसान चीज है ना। चलो अब क्या काम होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का, इससे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता चलता है ये समझते हैं। तो देखो, हम सब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं। मान लीजिए आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ ली, किस डायरेक्शन में? आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये पूरा अपन ने टॉप व्यू देखा, ये पूरा टॉप व्यू है। हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा और उससे हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता कर ली। तो मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपन ने इस स्केल को, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को अलाइन कर दिया। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। सर इसका कुछ डायरेक्ट डिवाइस नहीं है क्या जिसे मैग्नेट से अटैच करके मिल जाए? गोपाल, डायरेक्ट डिवाइसेस आजकल तो सब है, हमें पढ़ना ये है ना। आप ये मत सोचा करो कि जो यूज हो रहा है वो पढ़ाया जा रहा है, जो किताब में है वो पढ़ना है। आजकल यूज क्या हो रहा है वो तो अलग ही चीज हो सकती है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। अब तो हमारे पास ऐसे डिवाइसेस है कि डायरेक्ट मैग्नेट रखो, मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है ना। पर अपन को पढ़ना जो है वो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? हाँ,
चलो, सो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में क्या करते हैं, एक लकड़ी की स्केल है। पहले मैंने एक आइडिया के लिए आपको अभी समझने के लिए मैंने मान लो कि इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिए BH है, वो इस डायरेक्शन में, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मान लीजिए साउथ इधर था और नॉर्थ इधर था, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ एक मैग्नेट रख दो, यहाँ एक मैग्नेट रख दो और मैग्नेट के उल्टा रखो, मैग्नेट को उल्टा रखो। मैग्नेट को ऐसा रखो कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ हो। तो इस मैग्नेट ने यहाँ आगे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनाई होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके एम वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। ड्यू टू दिस मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उधर होगी, ठीक है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इधर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उल्टा। एक पॉइंट पे हो सकता है दोनों की फील्ड बराबर हो जाए, मैग्नेट से कुछ दूर एक पॉइंट पे हो सकता है मैग्नेट की दोनों की फील्ड बराबर हो जाए। जहां दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर, वहां नेट फील्ड जीरो, वहां नेट फील्ड जीरो। तो वो डिस्टेंस पता करो, नेट फील्ड जीरो वाली डिस्टेंस पता करो। कैसे पता करेंगे, तो एक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास जो था ना उसको रखो यहाँ पर, उसको मूव करते जाओ। मैग्नेटिक कंपास स्केल पर रखो और उससे आगे शिफ्ट करते जाओ। मैग्नेटिक कंपास जब तक मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, उसकी जो नीडल है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेगी, ठीक है। जैसे ही कंपास यहाँ से आगे जाएगा तो अर्थ की फील्ड ज्यादा होगी, न्यूट्रल पॉइंट के आगे अर्थ की फील्ड ज्यादा। इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां दोनों की फील्ड बराबर। न्यूट्रल पॉइंट के आगे अर्थ की फील्ड स्ट्रॉन्ग, वो तो हर जगह एक जैसी थी, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट के पहले मैग्नेट की फील्ड स्ट्रॉन्ग। न्यूट्रल पॉइंट के पहले देखोगे तो जो यहाँ रखा कंपास है उसमें नीडल आपको इधर की तरफ पॉइंट करते दिखेगी। आफ्टर न्यूट्रल पॉइंट नीडल उधर पॉइंट करते दिखेगी। तो न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना जा सकता है आसानी से, कंपास को रखते जाओ जब तक कंपास की नीडल एकदम बीच में, जब यहाँ पे रखोगे न्यूट्रल पॉइंट पे तो फ्री हो जाएगी। जस्ट न्यूट्रल पॉइंट पे कंपास की नीडल फ्री हो जाएगी, ये फ्री टू मूव है। इसको जिस डायरेक्शन में छोड़ दोगे वैसे रह जाएगी। तो न्यूट्रल पॉइंट आसानी से ढूंढा जा सकता है। और जहां न्यूट्रल पॉइंट मिल गया तो आपको पता चल गया कि बाहर मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की फील्ड बराबर हो गई। अब एक्सियल पोजीशन पे बाहर मैग्नेट की जो फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, कंसीडरिंग मैग्नेटिक शॉर्ट। दिस इज इक्वल टू BH। तो आपको r पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई पता ही होता है हमको, m निकाल सकते हैं अगर BH पता हो। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, बोर्ड पे लिखा हुआ, हाँ ये कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर, ये एकदम से BH वगैरह ये हिल रहा है। चलो मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ये पता नहीं ग्रीन कलर के कुछ इसको दिक्कत लग रही है, ठीक है। अब थोड़ा सही है। हाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ पता नहीं क्यों हिल रहा था, ठीक है। अब रुक गया। कुछ हो रहा होगा यार, कैमरा वाइब्रेट हो रहा होगा, वो पेन चल रहे हैं तो वो पेन के कुछ हो सकता है वाइब्रेशन, इसको कैमरे के जो ट्राइपॉड है उससे कुछ मैच करेगा, वो वाइब्रेट कर रहा होगा, कुछ होगा। तो ग्रीन कलर का सेंसर कुछ होगा, पता नहीं, देखो आगे बढ़ते अपन। चलो, हाँ चलो ठीक है, अपन अब प्रॉपरली जो पढ़ा वो ध्यान देते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, क्या करता है, कुछ नहीं। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में जिस मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक पॉइंट पता करना है उस मैग्नेट को अपन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख देते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख देते हैं। देखो उसको इस तरह से रखा मैंने कि अर्थ की फील्ड से अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब क्या होता है, अर्थ की फील्ड और मैग्नेट की फील्ड एक पॉइंट पे जाके कैंसिल होते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं अपन, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इन द सिचुएशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, एट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, जो मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखा होता है वो फ्री टू मूव हो जाता है। न्यूट्रल पॉइंट से पहले और आगे जो मैग्नेटिक कंपास होगा उसकी निडल एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेगी। पहले देखोगे तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेट की तरफ अलाइन करेगी, आगे देखोगे तो अर्थ की फील्ड की वजह से अर्थ की फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगी।
तो एग्जैक्ट न्यूट्रल पॉइंट अपन ढूंढ सकते हैं जहां मैग्नेटिक नीडल फ्री टू मूव हो जाती है, तो उसका डिफ्लेक्शन फ्री हो जाता है, वो डिफ्लेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने का। न्यूट्रल पॉइंट पता चल गया तो अपन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। अच्छा, इसी सिचुएशन को tan A सिचुएशन भी कहते हैं, तो ये अपनी tan A पोजीशन भी होती है। दिस इज ऑल्सो tan A पोजीशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो tan A पोजीशन। नाउ tan B पोजीशन, वो भी अपन ने पढ़ा है, उसमें मैग्नेट का अपन कौन सी वाली फील्ड यूज कर लेंगे, इक्वेटोरियल वाली। तो मैग्नेट के इक्वेटर पे अपन आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ये जो अपना डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है इसको अपन को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा अर्थ की फील्ड से। ऐसा कुछ अरेंजमेंट क्रिएट कर दो, परपेंडिकुलर टू अर्थ फील्ड, इसे हम अरेंज कर दो और मैग्नेट रख दो इस तरह से। मैग्नेट की डायरेक्शन फिर से है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, अब की बार अर्थ की फील्ड के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ को। मान लीजिए इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये थी, तो हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटोमीटर की ब्रांचेस को, आर्म्स को अलाइन कर दिया। अब इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाके देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट के बिल्कुल उल्टा होगी। मैग्नेटिक मोमेंट अगर इस तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनेगी। ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी और अर्थ की फील्ड एक पॉइंट पे अगर इसके बराबर हो जाए तो फिर से वही न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अब की बार m/r³ होगा, नॉट 2m/r³, ठीक है। तो दिस इज आवर डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। सर इसमें वाइब्रेशन मांगने से एरर ज्यादा होगा। अच्छा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से एरर ज्यादा होगा, अच्छा। नहीं, ऐसा तो कुछ, दोनों का एरर का कंपैरिजन तो ऐसा मैंने देखा नहीं है। दोनों में ही अपने अपने एरर के सोर्सेस यार, ऐसा अपन कंपेयर नहीं कर सकते किसमें ज्यादा किसमें कम है ना। तो उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता करना होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है और डिस्टेंस की जरूरत है। तो ऐसा कंपेरिजन डायरेक्ट नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। हाँ, शॉर्ट डायपोल वाली चीज अपन ने यहाँ एज्यूम करी है, तो मैग्नेट से दूर चले जाओ ना तो हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी तो शॉर्ट ही एज्यूम करा है, तो हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में भी तो हमने शॉर्ट मैग्नेट ही एज्यूम करा था। शॉर्ट मैग्नेट के साथ ही तो वहां पे सब चीजें सही थी, ठीक है। उसमें भी छोटा एंगल था, वो सब चीजें थी, ठीक है। तो ऐसे एरर को कंपेयर नहीं कर सकते। चलो, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्लियर? tan A tan B पोजीशन दोनों क्लियर? चलो, बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ बहुत सिंपल सी चीजें होती है हमारे पास, टेंजेंट लॉ। तो यहाँ मेरे पास स्पेस है, इसमें मेरा काम हो जाएगा टेंजेंट लॉ। बहुत ही इजी चीज है। देखो, मान लो एक डायरेक्शन में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड B1 थी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड B1 थी। तो अगर यहाँ पर आप मैग्नेटिक कंपास प्लेस करते हो तो द मैग्नेटिक कंपास नीडल शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है, M×B टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क इसको चाहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसमें नीडल अलाइन हो जाती है, ठीक है। ग्रीन कलर से अभी भी वही हो रहा है, अच्छा। हाँ तो ठीक है, चला लो अब यार बार बार, ठीक है। अब मान लो कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड और स्विच ऑन कर दी, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड और स्विच ऑन कर दी, तो हमारी B1 मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमने किसी तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विच ऑन कर दी, जिसको B2 बोल दिया मैंने किसी तरीके से कुछ मैकेनिज्म था मेरे पास जिससे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड B2 भी स्विच ऑन कर दी, एंड B2 इज परपेंडिकुलर टू B1, B2 इज परपेंडिकुलर टू B1, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर एक कंपास रखूं तो उसकी नीडल किस डायरेक्शन में होना चाहिए बताओ?
अब अगर कंपास रखूं तो उसकी नीडल किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्टी 45 डिग्री नहीं बेटा, नेट में होना चाहिए, बिल्कुल सही, नेट में होना चाहिए। तो जो भी नेट डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब अगर आपको नीडल की डायरेक्शन पता हो तो आप मुझे बता सकते हो ना कि नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नीडल अब जो डायरेक्शन में अलाइन कर रही है, सपोज वो पुरानी डायरेक्शन से थीटा एंगल पे घूम चुकी है। नीडल पुरानी जो डायरेक्शन थी उससे थीटा एंगल पे घूम चुकी है। नीडल पुरानी डायरेक्शन से थीटा एंगल पे घूम चुकी है। कंपास में लाइंस बनी रहती है जिससे अपन एंगल पता कर सकते हैं कितना एंगल घूमी, तो हमें एंगल पता चल जाएगा। नाउ दिस एंगल tan थीटा शुड बी B2 by B1। आप देखो मैंने दो दो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, हॉरिजॉन्टल में B1 और उसके परपेंडिकुलर मैंने B2, और इनका जो रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन में नीडल है। तो नीडल का अगर B1 से एंगल थीटा है तो tan थीटा शुड बी B2 by B1। तो B2 कैन बी रिटन एज B1 tan थीटा। B2 कैन बी रिटन एज B1 tan थीटा। सही बात है क्या? B2 is B1 tan theta। B2 by B1 is tan theta, so B2 is B1 tan theta। बस यही टेंजेंट लॉ, इसको बोलते हैं टेंजेंट लॉ, कि अगर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, एक मैग्नेटिक फील्ड B1 थी, उसके परपेंडिकुलर B2 लगा दो, उससे नीडल थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हुई, तो दैट B2 कैन बी फाइंड आउट, B2 कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग B1। ये है हमारे पास टेंजेंट लॉ, इसको बोलते हैं टेंजेंट लॉ। B2 is B1 tan theta, दिस इज टेंजेंट लॉ। क्या समझ में आ रहा है टेंजेंट लॉ? चलो नोट कर लीजिए टेंजेंट लॉ जल्दी से। टेंजेंट लॉ जल्दी से नोट कर लीजिए। ये जो टेंजेंट लॉ है ना, उसका भी यूज करा जा सकता है वाइब्रेशन में, ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में, इसका भी यूज कर सकते हैं। टेंजेंट लॉ का भी यूज करा जा सकता है। जैसे मैग्नेट नहीं रखी, जब मैग्नेट नहीं रखोगे तो ओनली यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन अर्थ की फील्ड की वजह से इस तरफ होगी। मैग्नेटिक कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, अब तुम एक बार मैग्नेट प्लेस कर दो यहाँ पर, इस तरह से रखो बार मैग्नेट को कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड BH के परपेंडिकुलर बन जाए, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड BH के परपेंडिकुलर बन जाए, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो जाए। अब देख लो कि कंपास कितना घुमा, कंपास कितना घुमा, कंपास कितना घुमा, ये पता चल गया। अगर आपको कंपास का एंगल नया क्या बन गया वो अगर पता चल गया आपको, तो आप लिख सकते हो B इक्वल टू BH tan थीटा, है ना। ये पुराना थ्योरी हो गई, हटा देता हूँ। नए थ्योरी में B इक्वल टू BH tan थीटा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, अब ये एक्सेल पोजीशन की है तो 2m बाय r क्यूब इज इक्वल टू BH tan थीटा। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड में अपन को, जो मैंने पहले जो सिचुएशन बताई वो स्टैंडर्ड तरीका होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर यूज करने का, पर क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछे जा सकते हैं आपसे। चलो, क्या है समझ में आया? ओके, ठीक है। तो हमने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट लॉ, ये सारी चीजें समझ ली। अब टेंजेंट लॉ का एक और बड़ा एप्लीकेशन जो है, बहुत हमारे काम का जो एप्लीकेशन है वो समझते हैं अपन। टेंजेंट लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन समझते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर लिख लीजिए आपके पास, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर? एक गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है जो करंट मेजर करता है, तो करंट मेजर करने वाला डिवाइस है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ टेंजेंट लॉ का यूज होता है। कैसे? तो देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का पहले स्ट्रक्चर समझ लो होता क्या है।
तो एक ये हमारे पास रिंग है, लकड़ी की बनी हुई एक हमारे पास रिंग है वुडन, और इस रिंग को हमारे पास स्टैंड होते हैं, उस स्टैंड से बिल्कुल वर्टिकल हमने अरेंज कर रखा है। इस रिंग को वर्टिकल हमने अरेंज कर रखा है। इस रिंग के बिल्कुल सेंटर में एक मैग्नेटिक कंपास को रख सकते हैं अपन। मैग्नेटिक कंपास रखने की यहाँ जगह है, स्पेस है, तो मैग्नेटिक कंपास रख सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे स्टैंड पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, लकड़ी की एक रिंग है, वुडन रिंग है। इस वुडन रिंग के ठीक सेंटर पे स्टैंड है जिसपे एक कंपास रख सकते हैं। स्टैंड ये सब चीजें ना नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, सब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टैंड में सबसे पहले जो कंपास रखा है उससे आप ढूंढो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है, और इस रिंग का प्लेन बिल्कुल नॉर्थ साउथ वर्टिकल डायरेक्शन में कर लो। तो सबसे पहला काम होता है इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए कि वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन में इस पूरे सेटअप को अरेंज कर लो। दिस इज वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन। ठीक है, नॉर्थ साउथ प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शन में रिंग अरेंज कर लो। रिंग में हमने एक वायर के थ्रेड, वायर को बाइंड करा हुआ रहता है। एक कंडक्टिंग वायर के यहाँ पे लूप को हमने क्रिएट करा हुआ है। एक वायर है जिसके हमने बहुत सारे टर्न्स बना रखे, तो यहाँ पर एक वायर लूप है। पहले ये अरेंजमेंट कर लिया, उसके बाद क्या करा, वायर लूप में करंट फ्लो करा दिया। तो वायर लूप में जब करंट फ्लो कराएंगे, सपोज वो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी ऐसे अंदर की तरफ बनेगी ना, इनटू द बोर्ड। बोलो सही बात है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, इसको ग्रीन से नहीं लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर लूप वो अंदर की तरफ बनी। सही बात है क्या? समझो ये चीज, करंट लूप में करंट फ्लो कर रहा है और ड्यू टू दैट करंट, वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द बोर्ड बनेगी। ठीक है, और नॉर्थ साउथ प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से थी, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड बन गई। दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। जब करंट नहीं था तो ओनली हॉरिजॉन्टल अर्थ की फील्ड थी, कंपास हॉरिजॉन्टल होगा, अर्थ की फील्ड के अलाइनमेंट में होगा। जैसे वायर की मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन होगी, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी। जैसे वायर की मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन होगी, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी। अगर तुम्हें यहाँ पे टॉप से दिखाऊं मैं, तो हमारा जो कंपास है पहले केवल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे अलाइन करेगा। जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से क्रिएट होने वाली है, उसकी वजह से घूमेगा ये। बोलो ये समझ में आ रहा है? तो निडल घूम गई, निडल के घूमने से आपको पता चल जाएगा कितना एंगल है। निडल पे हमारे पास कंपास में एंगल के लिए मार्किंग होती है, तो हमको एंगल पता चल जाएगा। एंगल पता चल गया तो आप ये बोल सकते हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो वायर ने क्रिएट करी है, दिस इज नथिंग बट बी एच इंटू टेन थीटा। सही बात है क्या? और वायर की मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको रेडियस ऑफ लूप पता हो, नंबर ऑफ टर्न पता हो, मान लीजिए इसके अंदर एन टर्न्स थे, तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई कर दो उसके अंदर एन टर्न से, तो दैट शुड बी इक्वल टू bh tan theta. So if you observe carefully, the current can be deduced. It is 2r bh by mu naught n and tan theta. So आपको अगर थीटा पता है एंगल का, कितना एंगल निडिल घूमी उसका थीटा पता है, तो आप करंट बता सकते हो। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन, ये बोलिए एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? यस, है ना? सो वी कैन कैलकुलेट करंट जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन टेंजेंट। जितना एंगल घुमा है निडिल उसका टेंजेंट, डिफ्लेक्शन के एंगल का टेंजेंट निकालकर अपन करंट निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई द नेम इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हियर करंट इज प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडिल। जो कंपास की निडिल है उसका डिफ्लेक्शन का जो एंगल है उसके टेंजेंट के प्रोपोर्शनल है करंट। दैट्स व्हाई द नेम इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर।
चलो समझ में आ रहा है आपको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की वर्किंग? कोई भी इसमें डाउट हो तो बताइए मुझे। सब चीज अपन ने धीरे धीरे आराम से पढ़ी है, कहीं कुछ डाउट नहीं? चलो अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर प्रॉब्लम्स क्या क्या है ये समझते हैं अपन। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूज करने से पहले आपको उसको वर्टिकल प्लेन में अरेंज करना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन में अरेंज करना पड़ेगा। फिर आपको अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पता होना चाहिए, ये अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होती है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अगर आपको इंदौर में यूज करना है तो अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिल्ली में अलग होगी, लंदन में अलग होगी, न्यूयॉर्क में अलग होगी। ठीक है, तो अलग अलग जगह के हिसाब से इसे सेट करना पड़ेगा। तो बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट नहीं, बहुत बेकार इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हर जगह पहले सेट करो उस जगह के हिसाब से, उसके बाद फिर यूज करो, और कहीं और ले आके उसको यूज नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत मतलब शुरू में बहुत दिक्कतें आती थी इसको यूज करने में। तो ये ऑब्सोलीट टाइप की चीज है, बस किताबों में बच गया आपको, है ना, ऐसे कोई यूज नहीं करता। हाँ, करंट भी अच्छा खासा होना चाहिए। इसको सर्किट में लगा नहीं सकते, सर्किट में लगा भी सकते, ऐसा कुछ नहीं कि सर्किट में नहीं लगा सकते। सर्किट में लगा के तो करंट पता करेंगे, सर्किट में तो लगा ही सकते। चलो, तो वर्किंग और सब चीजें क्लियर? आई होप कि अब सब चीजें क्लियर है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया अपन ने। अब इसके बाद अपन को स्टार्ट करना है अर्थ मैग्नेटिज्म। अपन को जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना थी वो सब अपनी कवर हो चुकी है। अब आपका बिगिनर बॉक्स 1 पूरा हो जाएगा बच्चों। तो आपका मॉड्यूल देखना EP3, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर बिगिनर बॉक्स 1 पूरा कर सकते हो, तो वो आपको करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास में। और BB1 के पहले जितनी भी थ्योरी दी है वो भी पढ़ना, वो सब अपन ने पढ़ी है बोर्ड पे, वो सब मॉड्यूल में भी लिखी है, NCERT में भी लिखी है, तो सब पढ़िएगा। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर वगैरह ये BB1 के आगे दिया है थ्योरी में, BB1 के बाद में दिया है थ्योरी में, तो इसको बाद में से पढ़ सकते हो उसके आगे, है ना। चलो मेरे पास एक डाउट है सर, इससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से आ सकती है, क्योंकि करंट तो अपन निकाल सकते हैं। हाँ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और भी तरीके हैं। यस, ठीक है। तो होमवर्क आपको मैंने बता दिया कि क्या करके लाना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा पढ़कर आइएगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो NCERT में दिया है, हम पहले बोर्ड पे कुछ चीजें सीखेंगे, फिर NCERT से पढ़ेंगे, तो आप पढ़कर आइएगा NCERT। सेकेंड चीज, आप लोगों को लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड इसका कुछ आइडिया होगा, शायद पढ़ाया हो पहले आपको, नहीं पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सर्च करके आना। व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्जिट्यूड, है ना। किसी पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट्स देते हैं ना लैटिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में, तो उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझ के आना। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा है ना इमेजिनेशन अच्छी होगी आपकी, आपको ज्यादा इमेजिन करते आएगा। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, और फिर उसके आगे फिर मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। चलो, और बाकी चीजें तो आपको बता ही दी है मैंने, देखो डिस्कशन क्या क्या करना है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।